हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दिया? तो किसने दिया था? जगन्नाथ दास ने दिया था। किसने दिया था? जगन्नाथ दास ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत है अनुमितिवाद या फिर मुक्तिवाद या फिर उत्पत्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उत्पत्तिवाद। ठीक है, उत्पत्तिवाद है रस के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम पद्यम गद्यम पद्यम चय तद विद्या काव्य की परिभाषा किसने दी? भामा ने, मम्मट ने, रुयट ने या फिर वामन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भामा ने दी थी। ये परिभाषा भामा ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मम्मट है, वामन है या फिर क्षेमेंद्र या फिर आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आनंद वर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुंदर है विहक सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदर में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर अधिक है, अधिक पदत्व है या फिर अप्रतीतत्व है या फिर दुष्क्रमत्व है या फिर किल क्रमष्ट दोष है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अधिक पदत्व दोष है। कौन सा है? अधिक पदत्व दोष है। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बातें हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है वह कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, अभिधा या फिर शब्द शक्ति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधा। अभिधा कहलाती है वो। ठीक है, क्या कहलाती है? अभिधा कहलाती है। ठीक है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कन्नड़, कन्नड़ या फिर बी है मलयालम या तेलुगु या फिर बंगाली। कौन सी भाषा किसकी द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बंगाली। बंगाली भाषा जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है कि महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक, पूर्व का वर्तमान कालिक रूप में या फिर अज्ञार्थक रूप में या फिर भूतकालिक या फिर भविष्यकालिक रूप में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैंने उसका आंसर गलत बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसे मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो काल्पी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्या हो जाएगा? अज्ञार्थक रूप में। ठीक है, अज्ञार्थक रूप में होता है। ठीक है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, काल्पी। ठीक है, क्या है? काल्पी है मोर का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन या फिर आधन भिन्न या फिर अभित धन भिन्न या फिर अनधन भिन्न? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभित धन ना। अभित धन ना हो जाएगा इसका विग्रह अभिन्न का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाभु धातु किस लकार का रूप है? लट लकार, लंग लकार या फिर लुट लकार या फिर लिट लकार या फिर लिंग लकार का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिट लकार का। किसका है ये? लिट लकार का है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बाल केभ्या मिष्ठानम रोचते, बाल केभ्या मिष्ठानम रोचते रेखांकित कौन सी विभक्ति है? रेखांकित में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है, सप्तमी है, चतुर्थी है या फिर तृतीया है?
ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी विभक्ति। क्या हो जाएगा इसमें, बालकेभ्यः मिष्ठान्नम रोचते, मतलब कि बालक को मिठाई अच्छी लगती है, उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि रुदत पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है। तदर्थे चतुर्थी, हेतु समेत सप्तमी या फिर अनादरे सप्तमी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तदर्थे चतुर्थी, हेतु सप्तमी या फिर अनादरे सप्तमी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनादरे सप्तमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वैकुंठम अध्यस्थे हरि, वैकुंठम अध्यस्थे हरि, यह यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है। आपादान के अर्थ में, संप्रदान के अर्थ में, या फिर संबंध के अर्थ में, या फिर आधार के अर्थ में होती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वैकुंठम अध्यस्थे हरि, वैकुंठ में हरि बैठे हैं। ठीक है, वैकुंठ में हरि बैठे हैं, तो यहाँ पर हरि क्या है, वैकुंठ क्या है, आधार है ना, तो आधार के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आधार के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की कविनम कवि सुआ कालिदासा श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति है, चतुर्थी या फिर सप्तमी या फिर नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है कविनम कवीषु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं, संस्कृत, प्रकृत या फिर अपभ्रंश मिश्रित संस्कृत या फिर अशुद्ध संस्कृत में। तो क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृत में। किस में बोलते हैं, प्रकृत में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य बताइए। आप 9 बजे के करीब आए हैं, आप लगभग 9 बजे आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप लगभग 9 बजे आए हैं, यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लगभग 9 बजे आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, केशव नहीं है। यहाँ पर कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, नहीं पूछ रहा, केशव, भामा, जयदेव या फिर आनंदवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कैसे हैं, तो आनंदवर्धन ध्वनिवादी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा शब्द यौगिक है, जलद। ठीक है, तो जलद यहाँ पर जो है यही यौगिक शब्द है। ठीक है, जलद जो है यही यौगिक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस को स्वीकार नहीं किया। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस को स्वीकार नहीं किया, शांत, श्रृंगार, भयानक या फिर करुण रस को। यहाँ पर शांत रस या फिर श्रृंगार रस या फिर भयानक रस या फिर करुण रस को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत रस को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विरह वारिस किसकी रचना है, विरह वारिस किसकी रचना है। ठीक है, यहाँ पर विरह वारिस किसकी रचना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कि क्या बोधा की है या ठाकुर की है या फिर आलम की है या फिर घनानंद की है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा की रचना है विरह वारिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि आचार्य शुक्ल ने किसको कठिन काव्य का प्रेत कहा है, भूषण को, केशवदास को, देव को या फिर पद्माकर को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशव दास को। ठीक है, केशव दास को उन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टयाम किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है कि सेनापति की। ठीक है, अष्टयाम किसकी रचना है। सेनापति की, देव की, भूषण की, तो यहाँ पर ये देव की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की गंगा लहरी किसकी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है। मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या फिर बोधा की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। ठीक है, किसकी रचना है, पद्माकर की रचना है ये कौन, गंगा लहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवित्व रत्नाकर के रचनाकार हैं। कवित्व रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जगन्नाथ दास या फिर सेनापति या फिर घनानंद या फिर हरिओध। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवित्व रत्नाकर के सेनापति हैं। कौन है, सेनापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है। रस का, ध्वनि का, अलंकार का या फिर औचित्य का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलंकार का। किसका मिलता है, अलंकार का मिलता है। नेक्स्ट है कि किसने सतसई की रचना नहीं की। किसने सतसई की रचना नहीं की। ठीक है, तो नहीं बताना है, सेनापति ने या फिर मतीराम ने या फिर बिहारी ने या फिर वृंद ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा सेनापति ने। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारतेंदु हैं या फिर प्रताप नारायण है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था। माधव प्रसाद मिश्र, सरदारपुर सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या फिर बालकृष्ण बाल मुकुंद गुप्त ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र ने ये नारा दिया था हिंदी हिंदुस्तान का। ठीक है, अगर पूछता है कि हिंदवी, ठीक है, किसका, हिंदी हिंदुस्तान का। ठीक है, अगर पूछता है हिंदवी और हिंदुस्तान का, तो कौन, वो नारा किसने दिया था। तो अमीर खुसरो ने दिया था। किसने दिया था, अमीर खुसरो ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ऑप्शन इसमें बदल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, इसको हम काट देते हैं। वैसे तो ये इन्होंने अधिकतर ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं, और खड़ी बोली में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। किसमें, खड़ी बोली में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या है, गलत है। ये खड़ी बोली में भी रचनाएं किया है इन्होंने, लेकिन अधिकतर इनकी रचनाएं क्या है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ सही हो गया है ये क्वेश्चन। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है। खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, पाली में या फिर संस्कृत में। तो अभी मैंने बताया कि इन्होंने अधिकतर रचनाएं किसमें की है, ब्रज भाषा में की है। किसने, भारतेंदु ने। भारतेंदु ने अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में की है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीधर पाठक द्वारा रची, यहाँ पर रचित होगा। ठीक है, रची नहीं होगा, रचित होगा, नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, जर्ज वंदना या फिर भारतोत्यान। तो यहाँ पर इनके द्वारा रचित कौन सी
कृति नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास इनका नहीं है। ठीक है, तो इनका नहीं है, तो ये है किसका, तो ये किसका है, हरिओध का है। किसका है ये, हरिओध का है। ठीक है, ये हरिओध की रचना है वैदेही वनवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हरिओध का है। ठीक है, वैदेही वनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है कि 34 नंबर सॉरी है ना, 34 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं हरिओध, सत्यनारायण कविरत्न या फिर श्रीधर पाठक या फिर रत्नाकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। कौन है, सत्यनारायण कविरत्न है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। श्याम नारायण पांडे का, नवीन का या फिर सोहनलाल द्विवेदी का या फिर इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी किसका है, श्याम नारायण पांडे का है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था ये कथन। भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर आचार्य शुक्ल ने कहा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कौन सा कवि सतसईकार है, सतसईकार है, केशव, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर वियोगी हरि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वियोगी हरि। वियोगी हरि जो है ये सतसईकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रियप्रवास, साकेत, कमायनी या फिर वैदेही वनवास। तो यहाँ पर प्रियप्रवास है। किसका है ये, हरिओध का है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, माखनलाल का या फिर मैथिली शरण का या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो ये ये मैथिली शरण गुप्त का है। चिरगांव झांसी है ना, चिरगांव झांसी के कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त थे। गिरजे का घंटा किसकी कविता मानी जाती है, गिरजे का घंटा किसकी कविता मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या फिर निराला की या फिर रामकुमार वर्मा की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की ये कविता है। कौन, गिरजे का घंटा है ना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य विजय किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त की या फिर, तो ये किसकी है मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, सियाराम शरण गुप्त की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है, सुमित्रानंदन पंत का, निराला का, प्रसाद का या फिर दुष्यंत कुमार का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं, प्रेम पथिक। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं। ठीक है, तो किसके नाम से हैं ये, ऑप्शन नंबर ये है कि प्रेम पथिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है प्रेम पथिक, चित्रधार या फिर कनन कुसुम या फिर महाराणा का महत्व। तो चित्रधार के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है, दिनकर है, निराला है, प्रसाद है या फिर महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसाद की ये रचना है चंपू काव्य उर्वशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है कि छायावाद को मधुचर्या की देन किसने कहा, छायावाद को मधुचर्या की देन किसने कहा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर बाबू गुलाब राय ने या फिर रामचंद्र
शुक्ल ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ठीक है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी? तो भामा ने दी। ये 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? सात्विक, कायिक या फिर मानसिक या फिर आहार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक अनुभव है। ठीक है, रोमांच क्या है? सात्विक अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा छंद मात्रिक है? कौन सा छंद मात्रिक है? क्या यहाँ पर कौन सा छंद मात्रिक है? सवैया, कवित्त या फिर कुंडलियां या फिर इंद्रवजा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कुंडलिया। कुंडलिया जो है ये मात्रिक छंद है और दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनती है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि छंद शास्त्र के प्रेरता आचार्य माने जाते हैं। तो प्रेरता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिंगल माने जाते हैं, पिंगल मुनि। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जहाँ पर सा सी से लगता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा होता है। कौन सा होता है? उपमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कि तो पै बारो उबासी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? यमक अलंकार है, क्योंकि उबासी उबासी 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसी मुक्ति से समर्पित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी मुक्ति से समर्पित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यक्तिरेत, प्रति स्तुपमा या फिर दृष्टांत या फिर काव्यलिंग? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काव्यलिंग। काव्यलिंग अलंकार होता है जहाँ किसी मुक्ति से समर्पित की गई बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया था? स्वीकृत किया गया था राष्ट्रभाषा के, भारत संघ की राजभाषा के या फिर संपर्क भाषा के रूप में या फिर मानक भाषा के रूप में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत संघ की राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? डिंगल, पिंगल, अवधी या फिर अवहट? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंगल भाषा बनती है। किससे? अपभ्रंश और ब्रज से मिलकर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैचाफी, मगधी या फिर अर्धमगधी या फिर सिंधी से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंधी भाषा से। ठीक है, किससे होते हुआ है? सिंधी अपभ्रंश से हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ये फिर से क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। पहला क्वेश्चन ही था, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? भामा की, दंडी की, मम्मट की
या फिर जगन्नाथ की। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये जगन्नाथ की ही उक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का 1000 ईस्वी के आसपास, या फिर 500 ईस्वी के आसपास, या फिर 800 ईस्वी के आसपास, या फिर तो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है किसका, खड़ी बोली के जन्म का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी स्वर साघोष होते हैं, सभी स्वर आघोष होते हैं, तो इसमें यही सही है, ठीक है। अब वो दो ऑप्शन क्या देखा जाए, यही सही है, पहला ऑप्शन सही है, सभी स्वर साघोष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, ठीक है, क्या है, संवृत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि आ है, बी है कि ओ है, या फिर सी है, ई है, या फिर डी है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर सी हो जाएगा ई, ठीक है। ई जो है ये संवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर है कि श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है ना। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर अधिक की बात होती है, वहां पर समूहवाचक, तो समूहवाचक संज्ञा है। श्रृंखला हो गया, गुच्छा हो गया, ठीक है, सभा हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि जो शब्द पूर्व पद संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। जो शब्द पूर्व पद संबंध से किसी संज्ञा के बदले में आता है, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या फिर संज्ञा, तो उसे सर्वनाम कहते हैं किसको, जो संज्ञा के बदले में आता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यक नहीं है, ठीक है। संज्ञा पद का परिचय बताते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है, नहीं बताना है, ठीक है। क्या आवश्यक नहीं है, संज्ञा पद का परिचय है ना, संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना हमें आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर कारक, वचन, विशेष या फिर लिंग, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या संज्ञा पद को बताते समय हमें नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नहीं बताया जाता है संज्ञा पद को बताते समय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेष, विशेष को संज्ञा पद बताते समय नहीं बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, मेजपोश, मिठास, सरलता या फिर सौतेला, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौतेला। सौतेला क्या है, विशेषण है, कैसा है वो, गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मैंने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता है या फिर, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसके, यहाँ पर कर्म है या फिर संबंध है या फिर करण है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैंने पत्र लिखा, है ना, तो कौन सा कारक हो जाएगा, मैंने पत्र लिखा, तो मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्म कारक, क्या हो जाएगा, कर्म कारक, है ना, हमने कार को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है कि उससे अच्छे तो आप हैं, इनमें उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण, अपादान, करण या फिर संबोधन। तो यहाँ पर दूसरे की बात हो रही है तो अपादान कारक हो जाएगा, है ना, जहां पर दूसरे की बात हो और जहां पर अलग होने की बात हो वहां अपादान कारक होता है, ठीक है। गठरी शब्द क्या है, गठरी शब्द है, गठरी शब्द क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो गठरी शब्द क्या है, ऑप्शन देखेंगे हम, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर विधिलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग है, ये क्या है, गठरी स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, धुन है, यहाँ पर घुन है या फिर अक्ल है या फिर दुम है या फिर धुन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग बताना है तो घुन है, घुन पुल्लिंग होता है, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि
पुल्लिंग होता है घुन, है ना। घुन क्या होता है, पुल्लिंग होता है, क्या हो गया, घुन लग गया, है ना। घुन क्या हो गया, लग गया। तो घुन लग गया, ये क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सौभाग्य, बी है मस्तक, और सी है इच्छा और डी है नृत्य। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा इच्छा। इच्छा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि भेड़ चर रही हैं, वाक्य का सही बहुवचन होगा। भेड़ें चल रही हैं, भेड़ाएं चल रही हैं, या फिर भेड़ें चल रही हैं, या फिर भेड़ों चल रही हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा बहुवचन में बताना है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भेड़ें चल रही हैं। भेड़ें चल रही हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राण, भक्ति, शिशु, तो प्राण प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, प्राण सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। चिड़िया क्या है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया, चिड़ियों, या फिर चिड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चिड़िया। चिड़िया शब्द का होता है बहुवचन, चिड़िया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा कि कौन सा युग्म गलत है। सत्यधन शिव सचिव, या फिर पितृधन उपदेश पितृप्रदेश, या फिर सतधन धर्म सतधर्म, या फिर सतधन मार्ग सदमार्ग, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यही डी वाला नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पर सन मार्ग होता है तब सतधन मार्ग होता है ना। सन मार्ग अगर होता तब होता सतधन मार्ग, और ये व्यंजन संधि तो ये सभी हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, राइट हैं, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, हमारा रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर ये अगर सन मार्ग होता तो क्या हो जाता, सही हो जाता शब्द, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या, सदमार्ग, है ना। और यहाँ पर विग्रह क्या है, तो सतधन मार्ग है। तो सतधन मार्ग का क्या होता है, सन मार्ग होता है। क्या होता है, सन मार्ग होता है ना, सन मार्ग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है ना। नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर उदाहरण नहीं पूछ रहा है। महोज, पवित्र, लोकेशड़ा, या फिर महेश्वर्या। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पवित्र। पवित्र क्या है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है, तो ये कौन सा उदाहरण है, ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है पवित्र, पौधन, इत्र, है ना। पौधन इत्र हो जाएगा इसका क्या, विग्रह। ठीक है, अयादि स्वर संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवेश्वर्या का संधि विच्छेद होगा। नवेश्वर्या का संधि विच्छेद होगा, नवधन ऐश्वर्या, नवेधन ऐश्वर्या, या फिर नवधन ऐश्वर्या, या फिर नवेधन ऐश्वर्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवधन ऐश्वर्या। 77 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म बुद्ध में कौन सा समास होगा। धर्म बुद्ध में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष, बहुव्रीहि, या फिर द्वंद्व, या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय, है ना। धर्म बुद्ध मतलब कि यहाँ पर विशेष और विशेषता को क्या किया गया है, बताया गया। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, या फिर अव्ययी भाव, या फिर द्विगु। क्या हो जाएगा 78 का राइट आंसर, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, उत्तर और दक्षिण, है ना। क्वेश्चन नंबर 79 है कि धनंजय में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। धनंजय में कौन सा समास है, तो धनंजय में बहुव्रीहि समास है।
कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय है आनी, नी, ई या फिर ई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आनी। आनी प्रत्यय है किसमें? क्षत्रियानी में। 81 नंबर क्वेश्चन है फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर नागार्जुन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि कुआनो नदी किस कवि की कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की या फिर कुंवर नारायण की या फिर कीर्ति चौधरी की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कृति है। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिओध या फिर कौन है? श्रीधर पाठक या फिर हरिओध या फिर कौन है? मैथिली शरण गुप्त या फिर जगमोहन सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में, साकेत में, प्रियप्रवास या फिर गोदान में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामायनी का ये पात्र है क्या? श्रद्धा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? किस युग की कविता की विशेषता है? क्या प्रगतिवाद की है या फिर छायावाद की या फिर प्रयोगवाद की या फिर नई कविता की? तो ये छायावाद की विशेषता है। किसकी विशेषता है? छायावाद की विशेषता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला नरेंद्र शर्मा का, रामेश्वर शुक्ल अंचल का या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? नहीं बताना है। हुंकर या फिर कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी या फिर त्रिधारा। ठीक है, तो हुंकर, कुरुक्षेत्र, उर्वशी ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, लेकिन त्रिधारा इनकी नहीं है। ठीक है, त्रिधारा इनकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसकी है? तो ये सुभद्रा कुमारी किसकी रचना है? ये कौन सी त्रिधारा इनकी नहीं है तो किसकी है ये? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। चौहान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? कौन सी रचना है जो भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा या फिर सतपुरा के जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, तो यहाँ पर गीत फरोश, सन्नाटा और सतपुरा के जंगल ये इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस इनकी रचना नहीं है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है। छायावाद की या फिर प्रयोगवाद की या फिर प्रगतिवाद की या फिर रीतिकाल की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? घोर अहनिष्ठ ना, तो घोर अहनिष्ठ किसका है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रयोगवाद का। ठीक है, किसका है? प्रयोगवाद का। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सखी किसका काव्य संग्रह है? शमशेर बहादुर सिंह का, विजय देव नारायण शाही का, कीर्ति चौधरी का या फिर सुमन राजे का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विजय देव नारायण शाही का। 91 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी रचनाएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज हैं? अज्ञे की, गिरजा कुमार माथुर की, मुक्तिबोध की या फिर दिनकर की।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुक्तिबोध की रचनाएं हैं या शास्त्रीय दस्तावेज। 92 नंबर क्वेश्चन है कि नई कविता नाम किसने दिया? क्या नई कविता नाम किसने दिया? अगेन, नई कविता नाम किसने दिया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अज्ञे, मुक्तिबोध, मलयज या फिर नागार्जुन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अज्ञे ने नई कविता नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक है टूटते परिवेश, जय पराजय, आजाद शत्रु या फिर लहरों के राजहंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस है जो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? क्वेश्चन नंबर 94 कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने या फिर धर्मवीर भारती ने। ठीक है, तो किसने पूरा किया था? तो इसे पूरा किया था किसने? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कमलेश्वर ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? कमलेश्वर ने पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है कि सिंदूर की होली नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या फिर उदय शंकर भट्ट या फिर योगी हरि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर या फिर मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की प्रेमचंद लिखित करबला की विधा है। प्रेमचंद लिखित करबला की विधा है, कहानी है, निबंध है, नाटक है या फिर उपन्यास है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही राइट हो जाएगा, नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है कि उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक है या फिर सामाजिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है या फिर राजनीतिक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक। यह एक सामाजिक एकांकी है किसकी? उपेंद्र नाथ अस्क की। क्या है? जोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है कि सुबह दोपहर शाम किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? सुबह दोपहर शाम किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? प्रेमचंद की, वृंदावन लाल वर्मा की, उपेंद्र नाथ अस्क की या फिर कमलेश्वर की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर की रचनाएं हैं ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है वृंदावन लाल वर्मा, बी है विष्णु प्रभाकर, सी है यशपाल और डी है अमृतलाल नागर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा